नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर एटा से है, जहां क्षेत्रीय लेखपाल ने बिना परमिशन अवैध खनन कर रहे खनन माफिया के 5 ट्रैक्टर व मशीन पकड़कर पुलिस को किया सुपुर्द। आगे खबर इंदौर से है, जहां प्रॉपर्टी ब्रोकर और करनी सेना के पदाधिकारी की उसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या। साथ ही अगली खबर रायबरेली से है, जहां पत्नी को मायके लेने गए पति पर साले ने ईंट से किया हमला, गंभीर रूप से हुआ घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जरानी चौकी के पास हो रहे अवैध खनन को देखने के लिए क्षेत्रीय लेखपाल बृजराज सिंह रात 12 बजे क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर खनन स्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस और क्षेत्रीय लेखपाल बृजराज सिंह को देखकर 5 ट्रैक्टर और मिट्टी खोदने वाली मशीन को छोड़कर लोग भाग गए। वहीं खनन माफिया मदन यादव निवासी मीलगढ़ी थाना निधौली कला का बताया जा रहा है। मदन यादव बिना परमिशन के जरानी खुर्द में अवैध खनन करवा रहा था, जो बाद में पुलिस और लेखपाल को खनन स्थल पर देखकर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत जरानी खुर्द कला में बिना परमिशन के मशीन द्वारा अवैध खनन हो रहा है। वहीं जरानी चौकी स्टाफ की मदद से मौके पर जाकर क्षेत्रीय लेखपाल ने रात में सूचना मिलने पर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी भरी हुई और 1 ट्रैक्टर और खोदने वाली मशीन को जरानी चौकी पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। वहीं अवैध खनन कर रहे खनन माफिया के खिलाफ पुलिस द्वारा उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बृजराज सिंह लेखपाल ने बताया कि खनन माफिया मदन यादव पिछले कई दिनों से अवैध खनन कर रहा था, जिसे आज मौके पर बिना परमिशन के अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां स्वर्ण जाति के छात्रों द्वारा मध्य प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर स्कॉलरशिप का लाभ उठाकर विदेशों में पढ़ाई करने का मामला सामने आया था, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव ने कहा कि ये पिछड़ा वर्ग और अन्य दलित वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव है। मनुवादी सोच के अधिकारियों द्वारा इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच करा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा यदुवंशी महासभा और ओबीसी समाज द्वारा इसके खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। भैया, ये जो आरक्षण है, जो अभी स्कॉलरशिप दी गई है, इनमें जो घोटाला उजागर हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं? आज आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखी होगी कि स्वर्ण वर्ग से आने वाले ब्राह्मण और ठाकुर को ओबीसी और एससी एसटी के नाम उनके फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें स्कॉलरशिप दी गई है विदेश में पढ़ाई के लिए। बाकायदा पेपर ने नाम भी छापे हैं, जो सारे नाम भी हैं जी कोई नयन शर्मा, गर्मा सिंह, आसन मोहवे, प्रकार अमृतेश, शहनवाज मेहर, शुभम देशमुख, तरुण, ये सारे नाम भी हैं और सारे उसके सहित छापी है। शिकायतें भी की गई हैं, उसके बाद भी शासन ढुलमुली रवैया अपना रहा है, क्योंकि ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र शर्मा के सरनेम पे, ठाकुर के सरनेम पे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी का ये काम कर रहे हैं स्कॉलरशिप के नाम पे। ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। जो अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को मिलना चाहिए था, ये छीन के बाहर विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी के संग अगर ये रवैया अपनाए गए, क्योंकि शासन प्रशासन में जो मनुवाद सोच के जो अधिकारी बैठे हैं, वो अधिकारी कहीं ना कहीं अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये पूरा का पूरा प्रयत्न रच रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी की स्कॉलरशिप पे विदेशों में स्वर्ण वर्ग के बच्चों को भेज रहे हैं। अब ये आघात संविधान और आरक्षण पर ये आघात है, इसे हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब क्या लगता है इन पर अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए? जांच तो स्वाभाविक होनी चाहिए। या तो कमीशन पर काम कर रहे हैं, या अपने वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जांच का मुद्दा है ये, और जो भी इसमें दोषी है उसे बर्खास्त किया जाए और उसे उचित कार्रवाई करो, उसे उचित सजा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों का अधिकार अगर छीना जाएगा तो उनका तो ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अधिकारी भी नहीं है। उनके अधिकारी अगर हैं तो लूप लाइन में हैं, इनके लोग पावर में हैं, तो वो अपने लोगों को लाभ दे रहे हैं। और देख लो आप स्कॉलरशिप के नाम पे कैसे इन बंदरबांट की है, और जो स्वर्ण वर्ग को दे दी गई है, जो नाजायज़ है, अनाजायज़ है, इस शिवराज सिंह जी को अपने संज्ञान में लेकर ऐसे दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। और मुझे तो लगता है सरकार की मिली भगत है, इसमें कोई कमीशन खोरी का काम है। जो कमीशन लेके ये लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं और स्वर्ण वर्ग के बच्चों को ओबीसी, एससी का अधिकार छीन के विदेश में भेज रहे हैं।
तो अगर जांच वगैरह नहीं होती है, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो इस पर आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ठंडे बस्ते में तो ये जांच को हम नहीं डालने देंगे, क्योंकि ये ओबीसी एससी एसटी के भविष्य का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देर रात प्रॉपर्टी ब्रोकर और करनी सेना के पदाधिकारी मोहित पटेल की उसी के लाइसेंसी रिवॉल्वर को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे दोस्त मोहित को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मोहित के सीने पर 2 गोलियां लगी हैं। हालांकि हत्याकांड के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। मोहित जिस कार में अचानक किसी से मिलने पहुंचा था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहित की किसी से कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्याकांड को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हाँ, एक बिशनखेड़ा गांव है थाना कनाड़िया में, वहाँ के एक युवक जिसका नाम मोहित पिता दिलीप पटेल है, उनको सीने में 2 गोली लगी है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उनको यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल लाए थे, जो हॉस्पिटल लाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी गाड़ी में उनकी पिस्टल मिली है और गाड़ी में ही गोली लगी थी, जो उनके दोस्त उनको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए। अब प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनको गोली कैसे लगी, किसने मारी, दोनों बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि चूंकि उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो गाड़ी में मिली है। एफएसएल वालों को बुलाया है, एफएसएल वाले आएंगे, उसकी जांच करेंगे और जैसी भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये मोहित पटेल वहाँ प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इनके पिताजी कृषक हैं। ये रात को 8:30 बजे घर से अकेले निकले थे और अपने दोस्त के साथ की गाड़ी लेके ये कहीं गए थे। उसके बाद ही ये घटना हुई है। अब किसने घटना की है और कैसे घटना की हुई है, ये पुलिस कड़ी मिला रही है। ये उनके गांव के ही दोस्त हैं जो इनके साथ रहते थे। मृतक ने उनको फ़ोन करके बोला था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आ जाना। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो गाड़ी में उनको गोली लगी हुई थी और वो सीट पे थे, तो वही लोग इनको अस्पताल लेके आए थे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील क्षेत्र गड़ौरी कला गांव में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन मुख्य यजमान रामसूरत मिश्रा के निजी आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन अयोध्या धाम के कथावाचक आचार्य प्रदीप महाराज ने किया। इस दौरान उन्होंने वामन अवतार श्री कृष्ण जन्म की कथा एवं नंदोत्सव का वर्णन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान रामसूरत मिश्रा एवं चंद्र प्रकाश मिश्रा यातायात निरीक्षक उत्तर प्रदेश सपरिवार थे। वहीं श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन करते हुए महाराज ने बताया कि कंस की कारागार में वासुदेव देवकी के भादो मास की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका लालन पालन नंद बाबा के घर में हुआ था, इसलिए नंदगांव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़वाया। वहीं कृष्ण जन्म की खुशी में कथा स्थल को विशेष रूप से सजाकर माखन मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया तथा भक्तों ने नाच गाकर नंदोत्सव मनाया। इस अवसर पर रामाश्रय मिश्रा, हरीश मिश्रा, सुशील मिश्रा, रामविशाल, अशोक आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मजहरगंज मजरे बहाई में का आश्चर्यचकित मामला सामने आया है, जहां एक पति परदेश से पैसा कमाकर आए घर में खुशी मिजाज में अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदे और मायके से पत्नी को लेने के लिए रवाना हुआ। लेकिन उस बेचारे पति को क्या मालूम था कि आज उसके साथ काफी बुरा हो जाएगा। पति बड़े ठाट बाट से अपने ससुराल ग्राम देवगाना गढ़ी थाना गदागंज पहुंचा। इस पर पत्नी के भाइयों ने सोनू पुत्र सुखराम, राहुल पुत्र सुखराम जीजा को खातेदारी भद्दी भद्दी गालियों से शुरू कर मारपीट पर आमादा हो गए। जब तक जीजा कुछ समझ पाता तब तक साले उस पर हावी हो चुके थे। वहीं एक साले ने ईंट उठाकर जीजा के मुंह पर मार दी। जीजा वहीं लोलुहान होकर गिर पड़ा। बीच बचाव के दौरान लोगों ने झगड़े को छुड़ाया।
साले ने जीजा को धमकी देते हुए कहा कि अब दोबारा यहाँ दिखाई मत पड़ना, नहीं तो जान से मार दूंगा और मेरी दीदी को छोड़ दो। साले ने जीजा को ससुराल से धक्के देते हुए भगा दिया। जीजा लहूलुहान हालत में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, जिस पर गदागंज पुलिस द्वारा मेडिकल कराने हेतु सीएचसी दीनशाह गौरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर ज्यादा खून बह जाने से जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? राम बाबू, कहाँ के निवासी हो? मुजफ्फरगंज, थाना कौन सा लगता है? लालगंज। ये चोट कैसे लगी आपकी? ये मैंने औरत को लाने गए थे सर। कब लाने गए थे? ये तारीख कितनी? 21 तारीख को लाने गए थे सर। वे अहमदाबाद में रहते थे, उसी दिन आए थे। मैं कपड़े लाए थे, मेरे साले की शादी थी, तो मैंने 2 साड़ी और कपड़े और चिमटी विमटी सभी कुछ लाए थे, बक्कल वक्कल लाए थे। तो मैंने देने गए थे, तो मैं बोला था कि साड़ी दे दूंगा तो ब्लाउज सी जाएगा। मेरे साले की शादी थी, तो मेरे साथ में विवाद कर दिया, पत्थर ने मार दिया। वो बोलने लगा कि मेरी मम्मी को गाली देते हो, तुम आते हो तो मम्मी को मेरी गाली देते हो। मैं बोला आपकी मम्मी, शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2 साल हो गए सब, 2 साल हो पत्नी गए। से कोई विवाद चल रहा है क्या? विवाद कुछ नहीं था, मेरी औरत से कुछ विवाद नहीं था। और पत्नी आपके साथ नहीं रह रही क्या? मेरी औरत नहीं रहती थी, वो मेरी सास लेके चली जाती, मैं वो इधर रहने नहीं देती, नहीं तो मेरी औरत सही है। तो कहीं शिकायत की आपने? शिकायत किए थे, थाने में किया था। इधर ये थाना कौन सा पड़ता है? गदागंज थाना पड़ता कोई सर। कार्रवाई हुई? कार्रवाई किए थे सर, वो लोग अस्पताल में हमारा जवाब हो गया था, फिर कोई कार्रवाई नहीं की है। न इसको भी कुछ, न हमारी दवा करा रहे सर, दवा ववा कुछ नहीं रिपोर्ट करा। दर्ज हुई है नहीं? रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, हमारी दवा कराए थे, तो वो गदागंज वाले थाने उसने अस्पताल में गौरा में आज जवाब। कहाँ आए थे आप? आज मैंने ये राव रैली में आए थे सर। मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई सर। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।